आई फ्लाई वीडियो चैनल पर मैं डॉक्टर पी के सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाउ आई कैन क्वालिफाई नेट एग्जाम, और साथ में ट्रबल शूटिंग भी करेंगे कि कहां हमारी कमियां रह जाती हैं। इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके बनाया गया है जो अपनी गलतियां जानना चाहते हैं और अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं। हम बचपन से तमाम तरीके से गलती करते आ रहे हैं, गलतियां करके ही हम सीखते भी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गलतियों को देखना, एक्सेप्ट करना और फिर उन्हें सुधार करके आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन पहला, व्हाई डू आई फेल? हम किसी एग्जाम में फेल होते क्यों हैं? हालांकि फेल होने के हर एक के अपने अपने कारण होते हैं, कभी सेल्फ तो कभी एनवायरनमेंट तो कभी कोई और, हम ब्लेम करते हैं। भाग 1, मिस्टेक्स। मिस्टेक्स एजुकेशन के लेवल पर हो सकती हैं कि भाई हमारा ज्ञान आधा अधूरा था, आधा अधूरा ज्ञान के साथ में हम एग्जाम देने गए और हम कामयाब नहीं हो पाए। जिस टाइम हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन की, हमारे पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई हमने प्लान नहीं किया कि हम किस टॉपिक को पहले पढ़ेंगे, किसको बाद में, कब तक कितना कवर करेंगे, रिवीजन कब करेंगे। टेक्स्ट सपोर्ट के लिए हमने सही किताबों का इस्तेमाल नहीं किया। मार्केट में किताब मिली जिसमें लिखा था कि CSIR नेट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़िए और क्वालिफाई कीजिए। हमने उस टेक्स्ट बुक को पिक किया, बजाय उस टेक्स्ट बुक को पिक करने के जिसमें हर सब्जेक्ट के डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे रखी थी। प्रॉपर टेक्स्ट का होना भी बहुत जरूरी है। रॉन्ग टॉपिक्स और उसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार ऐसा भी होता है कि हम इमोशनल होकर के किसी एक टॉपिक के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। कैंसर पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि एडिनोकार्सिनोमा बड़ा प्यारा है। हमने उसके बारे में और जानने के लिए पढ़ते गए और 1 महीना केवल उस एडिनोकार्सिनोमा को पढ़ने में ही निकाल दिया, चाहे इस एडिनोकार्सिनोमा में से एक भी क्वेश्चन ना आता हो। तो जब हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और साथ में उसको टाइम देते हैं, यह भी प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार अगर हम टॉपिक गलत चूज करते हैं या उसको दिया हुआ टाइम अप्रोप्रिएट नहीं है तो हमें नुकसान पहुंचा देता है। कॉन्सेप्ट रॉन्ग। जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं टेक्स्ट बुक से तो हम एक अजम्पशन पैदा करते हैं कि ये टॉपिक हमें ये सिखा रहा है। कई बार पढ़ते पढ़ते हम गलतफहमी का भी शिकार हो जाते हैं। अब जैसे पेडिग्री को ले लीजिए। पेडिग्री में अगर हमें सिखाया गया है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को पहचानने की बातें क्या है, तो कई बार हम गलत लाइनों को पकड़ करके हम एज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि शायद हमें आ गया है, और जब हम एग्जाम में आते हैं तो अपने अजम्पशन पर बेस होकर के आंसर करके आते हैं, जो कि कई बार गलत निकल आता है। कॉन्सेप्ट का सही होना एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है। लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन। हमने पढ़ लिया लेकिन हम उसको रिवाइज नहीं कर पाए, उसको देख करके हम टेस्ट नहीं कर पाए, अपने आप को चेक नहीं कर पाए कि क्या हमें वाकई में ज्ञान आया। आपको याद होगा क्लासरूम में भी पढ़ते हुए तो अक्सर ऐसा लगता है कि हमें आ गया, लेकिन जब हम नेक्स्ट डे वापस जाकर देखते हैं उसी टॉपिक को तो काफी कुछ चीजें अनजानी से नजर आती हैं। और खास तौर से जब टेस्ट या क्विज होता है उसी चैप्टर का जो हमें लग रहा था कि हमें आ गया, तो मालूम पड़ता है कि हम काफी कुछ भूल चुके हैं। रिवीजन और प्रैक्टिस ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है इमोशनल। इमोशनल गलतियां हम जो करते हैं, हम लोग एग्जाम्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मतलब हम लोग एग्जाम को लेकर बहुत सीरियस ही नहीं है। इंडीड हम लोग जब एग्जाम की तैयारी करने बैठते हैं तो हम पूरे सिलेबस को सामने रखते हैं, और 4 टॉपिक पढ़ने के बाद जब 4 दिन बीत जाते हैं तो हमें लगता है कि अभी तो बहुत लंबा सिलेबस है, कैसे होगा, और हम बहुत जल्दी डीमोरलाइज भी आते हैं। कोई एक टॉपिक पढ़ के हम क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करना चाहते हैं, और जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो हम हिम्मत हार जाते हैं। बीच बीच में अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसा घट रहा होता है जो हमें पटरी से उतार देता है। हमारा ध्यान जो पढ़ने पर होना चाहिए था, हम भूल जाते हैं कि हम पढ़ क्या रहे थे और कैसे पढ़ रहे थे। पढ़ते हुए इमोशनल भी होना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम टॉपिक में बह के जाएं। अक्सर हम लोग पढ़ते हुए फोकस नहीं कर रहे होते। किताब सामने खुली हुई है, लेक्चर चल रहा है, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा होता है और हम उसी के पीछे घूमे जा रहे हैं, ये अज्यूम करके कि हमने 4 घंटे बैठ गए तो किताब का ज्ञान अपने आप हमारे दिमाग में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ रीजंस। हम इस एग्जाम की तैयारी कर क्यों रहे हैं? नेट क्वालिफाई करना है या फिर हमें कोई नौकरी चाहिए? लेकिन हमारे पास इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो काफी नहीं है। अरे खुद सोचे ना कि अगर हमें अपनी जिंदगी दांव पर लगी हो तो हम कितना हाथ पैर मारते हैं उस समस्या से बाहर निकलने के लिए।
क्या प्रिपरेशन के दौरान भी हम लोग ये बात लेके आते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हमारे पास हमेशा एक प्लान भी होता है। हम किसी एग्जाम की तैयारी करने बैठते हैं ये सोचने के साथ कि अगर इस एग्जाम में फेल हो गए तो हम ये कर लेंगे। जब हमारी सोच की शुरुआत ही एग्जाम के फेलियर के साथ है तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि भाई हमें उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट भी है? आज हमारी लाइफ में जो चल रहा है, खाना पीना आराम, हम इसमें बहुत सेटिस्फाई हैं क्योंकि हमें पता है कि एफर्ट्स करेंगे तो हमें भाई मेहनत करनी पड़ेगी, अपने इस आराम से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए हम ज्यादातर मोर एफर्ट्स करने की गुंजाइश नहीं रखते। अक्सर हम लोग अपने घर वालों को भी ये बोलते हैं इतनी मेहनत तो कर रहे हैं और कितनी मेहनत करें। क्या आपको अंदाजा भी है कि आपका पोटेंशियल कितना है? इंडीड बहुत लोग तो एग्जाम की शुरुआत ही ये सोच के करते हैं कि चलो ये एग्जाम का फॉर्म आया, भर के देख लेते हैं, निकल गया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे। इस सोच के साथ एग्जाम हमेशा आपका साथ देगा नहीं होगा। एग्जाम को अपना बनाने के लिए आपको भी सोचना पड़ेगा उस एग्जाम के लिए। जब तक आप उस एग्जाम को एकमात्र टारगेट नहीं बनाओगे हमेशा दिक्कत में आओगे। ये पॉइंट नंबर 4, लॉजिस्टिक्स। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। जमाना बदल रहा है, आज हम घर बैठ के तैयारी करते हैं, ज्यादातर चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो उसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट चाहिए होता है जो कई बार अवेलेबल नहीं होता। कई बार हम छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन पर ही सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लैपटॉप हमारे पास नहीं होता या अप्रोप्रिएट डिवाइस नहीं होती। टेक्स्ट बुक जिनकी असल में हमें जरूरत है वो टेक्स्ट बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। हम क्वेश्चन बैंक के सहारे से कि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने से हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, हम इस थीम के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। अगर हम कहीं किसी के साथ जुड़ करके कोई तैयारी करना चाहें तो वहां कॉस्ट भी एक बैरियर के रूप में सामने आती है। आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, आपके पास अपनी अर्निंग नहीं है, इसलिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए जो फीस की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपके सामने एक इशू होती है। ये कुछ ऐसे रीजन थे जो स्टूडेंट्स की लाइफ में अक्सर आते रहते हैं। जरूरी नहीं कि ये सारे रीजंस आपके साथ आ रहे हों, बट इनमें से कुछ रीजन ऐसे भी हो सकते हैं जो आप ध्यान से देखोगे तो आपके फेलियर के पीछे खड़े होंगे। अगर हम इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सकें तो शायद हम भी अपने फेलियर टैग को क्वालिफाइड टैग में कन्वर्ट कर सकें। भाग 2, समझते हैं प्लानिंग को। किसी भी एग्जाम को करने के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना कि इस एग्जाम में आपको केवल 75 क्वेश्चन करने हैं, 145 नहीं। तो क्या प्लानिंग में यह इंक्लूड नहीं होना चाहिए कि हमें अपनी चॉइस के ऊपर ध्यान देना है बजाय सारे के सारे क्वेश्चनों पर ध्यान देने के? सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन करने होते हैं 20 में से, और काफी लोग कंप्लेन ये करते हैं कि सेक्शन ए हमारा अच्छा नहीं था इसलिए हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। हालांकि मार्क्स बड़े कम होते हैं इसके अंदर। यहां पर परसेंटेज, ग्राफ, सीरीज, रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये है जो काम आता है। अगर आप इन टॉपिक्स को बढ़िया करके जा रहे हो तो आप बड़े आराम से 20 में से 15 क्वेश्चन निकाल लाते हो। सेक्शन बी 35 क्वेश्चंस करने होते हैं 30 में से। हमारे नेट के एग्जाम में कुल मिलाकर के 13 यूनिट हैं। हालांकि आपने अक्सर लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि किसी यूनिट में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ गए, किसी में से काफी कम आ गए, लेकिन हम लोग का एनालिसिस ये बोलता है कि हर बार हर यूनिट से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक यूनिट में से क्वेश्चन ज्यादा आ गए, अदरवाइज 13 की 13 यूनिट्स बराबर तरीके से एग्जाम में रिप्रेजेंट की जाती हैं। सिमिलरली सेक्शन सी, यहां भी सेम वही यूनिट है और यहां मुझे 25 क्वेश्चन करने होते हैं 75 में से। चॉइस काफी बड़ी है। हर यूनिट से 5 या 6 क्वेश्चन इस एग्जाम में रिप्रेजेंट होते हैं सेक्शन सी के अंदर। इंडीड हम लोग तो यह भी कहते हैं कि यही वो सेक्शन है जो असली गेम चेंजर है। जिन लोगों ने इस सेक्शन को पकड़ लिया, सेक्शन सी, ये कभी एग्जाम डिस्क्वालीफाई नहीं करते। इसलिए यहां पर बहुत ध्यान से चॉइस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन है, क्वेश्चनों के नंबर बहुत सारे हैं, डाटा बहुत सारा है
और उन 75 में से ऐसे क्वेश्चन पिक करना जिनमें गलतियां ना के बराबर हो, स्कोरिंग सॉलिड हो, बस यहीं पर अक्सर लोग मात खा जाते हैं। टाइम का मैनेजमेंट। और मत भूलिए, यही वो यूनिट्स हैं जिन्हें पढ़ करके आपका सेक्शन बी भी निकलना है और सेक्शन सी भी। तो फोकस करना चाहिए हमें सिलेबस के ऊपर। पार्ट 3, टारगेट यूनिट्स। हमें केवल 75 क्वेश्चंस करने हैं, 145 नहीं। तो फिर हमें यह ध्यान होना चाहिए कि कौन सी यूनिट्स ऐसी हैं जो मेरी स्ट्रीम के साथ में मैच करती हैं। देखिए, आप मास्टर्स में जो पढ़ करके आ रहे हो उसको और आगे बढ़ाना आसान है एज कंपेयर टू किसी एंटायरली डिफरेंट न्यू टॉपिक को पढ़ने के। अगर आपका बैकग्राउंड माइक्रोबायोलॉजी का है या बायोटेक्नोलॉजी का है तो यूनिट नंबर 1 से लेकर के 5 तक, यूनिट नंबर 8, 10, 12 एंड 13, जब आप यूनिट को पढ़ना शुरू करोगे तो आप पाओगे कि ये यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कंटिन्यूटी के साथ। हालांकि इसमें से इकोलॉजिकल प्रिंसिपल कुछ अलग बन जाता है, लेकिन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए भी थीम इनहेरिटेंस बायोलॉजी से मिलना शुरू हो चुकी होती है। काफी सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आप मास्टर्स में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए होते हैं और इन्हीं को आगे बढ़ा करके आप नंबर निकाल के लाते हो। सारे यूनिट्स आप नहीं करना चाहते तो ये यूनिट्स भी आपके एग्जाम को पार कराने में हेल्प कर देंगी। मत भूलिए, आपको सेक्शन सी में 75 में से केवल 25 क्वेश्चन पिक करने हैं, मात्र 1/3। 33% भी अगर आप क्वेश्चन कर पाए सही तरीके से तब भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। सेक्शन सी में अकेले इतने नंबर मिल जाते हैं कि बाकी 2 सेक्शन से मिले हुए कम नंबर भी आपकी नैया को पार लगाने में हेल्प करा जाते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड है बॉटनी का तब आप एनिमल, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इवोल्यूशन और अप्लाइड बायोलॉजी ये यूनिट छोड़ सकते हैं। इंडियड अगर आपको यह लगता है कि आप यूनिट छोड़ने से डरते हैं तो जिनको प्रायोरिटी पे लेना है, जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहते, आप उन यूनिट्स को पकड़ के रखिए। एक्स्ट्रा आप अगर एनिमल पढ़ना भी चाहते हैं तो उसे सेकेंडरी चॉइस के रूप में रखिए। अगर आपको लगता है कि सारा सिलेबस पढ़ेंगे तभी मन में शांति पड़ेगी तो प्रायोरिटी सेट कीजिए। कौन सी यूनिट ऐसी जिन्हें आपको पहले करना है और ज्यादा अच्छे तरीके से करना है, कौन सी यूनिट ऐसी जिन्हें आप लाइटली ले सकते हो। बॉटनी वालों के लिए भी रेलिवेंट 1 to 6, 8, 10 एंड 13 यूनिट्स ये काम कर जाती हैं। अगर आपका बैकग्राउंड है जूलॉजी या इसके रेलिवेंस का तो आप प्लांट से रिलेटेड बातों को ड्रॉप कर सकते हैं और एनिमल और बाकी बातों पर फोकस कर सकते हैं। यह प्लानिंग के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहां से शुरुआत करनी है। सिलेबस जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा पॉइंट नंबर 1 से शुरू करना होता है। देखिए, हमेशा सिलेबस पढ़ते हुए कहानी डेवलप करने की कोशिश करो। अगर हम लोग इन सारी बातों को ध्यान दें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हमें समझ में आती हैं, जो सभी को करनी चाहिए और जो एग्जाम निकालने में बड़ा रोल निभाती हैं, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 8 एंड 13, ये कुल मिलाकर के 6 यूनिट्स हैं। लेकिन ये 6 यूनिट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, पहली बात, ये इंटरकनेक्टेड है। मतलब कुछ एंटायरली डिफरेंट बात नहीं कर रहे आप। जो आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा उसी से आगे आप 2 में जाते हो, जो वहां पढ़ा उसी में आप 3 में भी यूज करते हो और इन सारे इंफॉर्मेशन को आप 4 में, 8 में और 13 में भी यूज करते हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पहली 3 यूनिट पढ़ते पढ़ते ही यूनिट नंबर 13 के काफी सारे टॉपिक अपने आप कवर हो जाते हैं। प्लानिंग हमेशा वो करनी है जहां पे हमारी मेहनत से एक्यूरेट हमें नंबर मिलने वाले हों। कुछ फाइनल टिप्स, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टारगेट्स क्रिएट करना। टारगेट 6 महीने का मत बनाइए। देखिए, तैयारी शुरू करने के लिए हमें लंबा टाइम चाहिए होता है। आप एग्जाम से 15 दिन पहले जागेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएं बिना मेहनत के, तो भाई ऐसा चमत्कार तो कभी कभार ही होता है। लेकिन ज्यादातर लोग मैंने पाया है कि सपने के साथ जीने वालों के सपने टूट जाते हैं। इसलिए आपको तैयारी को एप्रोप्रिएट टाइम देना जरूरी है। आमतौर पर एमएससी फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए उन एग्जाम्स की जो आप एमएससी के बाद में देने वाले हैं। फायदे 2 मिलते हैं। पहला, आपका एमएससी का सिलेबस बढ़िया तरीके से कंप्लीट हुआ, आपको अच्छे नंबर भी मिले
और दूसरा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा अपने एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। शॉर्ट टारगेट्स का मतलब, जैसे कि आप ये कर सकते हैं कि आज मॉर्निंग में उठें, पढ़ने के लिए जाएं और बैठ जाएं करीब 1 घंटे के लिए। टॉपिक की स्टोरी क्रिएट कीजिए। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए ग्लूकोज के साथ, और ग्लूकोज का जो सबसे पहली पाथवे है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस को पढ़ना शुरू कीजिए। टारगेट रखिए 2 घंटे का। ग्लाइकोलिसिस खत्म करने के बाद उठिए, फ्रेश होइए और फिर अगला 2 घंटे का टारगेट सेट कीजिए टीसीए के लिए। अगर आप ये छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे तो दिन कब निकल जाएगा, सप्ताह कब निकल जाएंगे, महीने कब निकल जाएंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा, और साथ में आपको यह भी नहीं मालूम पड़ेगा कि कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, और वो भी एक कहानी के साथ। अगर आप टारगेट्स ऐसे बनाते हो कि मुझे 5 यूनिट कवर करनी है 2 महीने में, तो आप जल्दी पटरी से उतर जाओगे। पेशेंस की हमेशा दिक्कत रहती है हमारे साथ, इसलिए छोटे टारगेट्स बनाना घंटों के हिसाब से वो काफी अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। आपको कुछ रीजंस भी चाहिए अपने आप को बूस्ट करने के लिए। जब जब मन थकेगा, मन बोलेगा कि और बस की नहीं है पढ़ना, यहां कुछ विचार करना आवश्यक है। आप ये पढ़ क्यों रहे हो? अगर आप नहीं पढ़ोगे, एग्जाम में फेल हो जाओगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अपने इज्जत का विषय बना लो कि अगर तुम फेल हो गए तो लोग कितना हंसेंगे, तुम लाइफ में क्या कर पाओगे, क्या तुम कोई सेकेंडरी जॉब करके अपनी जिंदगी को सुख के साथ बिता पाओगे? कुछ ऐसे रीजंस जो आपको हमेशा याद दिलाते रहें कि ये एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस हमेशा एग्जाम पर रहना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं बैठ करके, दोस्त आया बोला चलो घूमने चलना है, तो आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसे डिनाई कर सको। ये बोल सको कि फिलहाल मैं अपने कैरियर के लिए काम कर रहा हूं, चाहे पास हूं चाहे फेल हूं, बट फिलहाल तो मुझे पढ़ना है, ये टॉपिक खत्म करना है। जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसको अपनी लाइफ के साथ में जोड़ के भी देखो। क्यों कार्बोहाइड्रेट केवल किताबों में है? क्यों कार्बोहाइड्रेट आपको अपने सामने दिखाई नहीं देता? कागज के रूप में, लकड़ी के रूप में, रोटी और चावल के रूप में। जब आप अपने टॉपिक्स को अपनी दुनिया के साथ जोड़ना शुरू कर देते हो तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट। अक्सर हम चाहते हैं कि हमें अपनी पढ़ाई में कुछ ना खर्च करना पड़े, ना पैसे और ना मेहनत, रिजल्ट मिल जाए। बिना मेहनत करे या बिना पैसा खर्च किए चीजें नहीं हो पाती। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो घर बैठ करके, तब भी आपको पैसे खर्च करने होते हैं अच्छे इंटरनेट के रूप में, अच्छी डिवाइस के रूप में। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कुछ टेक्स्ट खरीदने पड़ते हैं, या फिर उन किताबों को डाउनलोड करने के लिए आपको मेहनत इन्वेस्ट करनी होती है। भाई मत भूलिए कि जिन एग्जाम्स को आप करना चाहते हैं, ये एग्जाम आपको पर मंथ भी सैलरी देंगे, प्लस आपका करियर बनाएंगे सो अलग। तो जो ये आप कॉस्ट लगाते हो, चाहे अपने डिवाइसेस के लिए, अपने इंटरनेट के लिए, या किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के लिए, और जब मेहनत करते हो, ये सब आपका इन्वेस्टमेंट होता है जो आपके फ्यूचर के लिए है। अरे कहावत सुनी है ना, जब बीज बोए हैं बबूल के तो गुलाब के फूल कैसे उगेंगे। हम जो मेहनत करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही हमें पे बैक भी करते हैं। पॉइंट नंबर 5, देयर इज नो प्लान बी। जब आप एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठ जाते हो कि भाई हम इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, तब मन को ऐसा तैयार करो कि अगर ये एग्जाम नहीं निकला तो जिंदगी खराब हो जाएगी। साथ में मैंने लिखा हुआ है फॉर द टाइम बिंग। मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जाम ही सब कुछ है, लेकिन जिस टाइम आप एग्जाम देने जाने वाले हो, उस एग्जाम के देने तक तो दिमाग में ये रखो ना कि यही एग्जाम है, हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो तबाही आ जाएगी। जब मन में हम लोग कोई ऑप्शन रखते ही नहीं है, तब हमें वो काम करना पड़ता है। इनफैक्ट आपको पता है ना, कई बार हम जो नहीं खाना चाहते वो भी खाना पड़ता है। खुश होके करोगे तो बढ़िया करोगे, अगर करना ही पड़े तो। अल्टीमेट गोल किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए एटीट्यूड होना चाहिए डू और डाई का। मतलब जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स में से एक होते हैं ये एग्जाम, जो आपकी लाइफ को पॉलिश करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, आपका करियर बना देते हैं। तो फिर इन एग्जाम्स को आप हल्के में कैसे ले सकते हो? भाई जिंदगी, अच्छी लाइफ, अच्छा खाना, अच्छा रहना, इसी के लिए तो हम लोग ये अपने आप को पढ़ा रहे हैं,
इसीलिए तो हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो फिर इस एग्जाम के सामने आप बाईपास कैसे निकाल सकते हो? इसलिए एटीट्यूड हमेशा डू और डाई का होना चाहिए। iFly इन सभी बातों को ध्यान में रख करके एक T20 सेफ कोर्स भी ऑफर करता है, जो कि शॉर्ट है। सारा कोर्स हमें नहीं करना, लेकिन हम लोग उन टॉपिक्स को करेंगे जो हमारी 75 की चॉइस पूरी कर देंगे, इसीलिए एक्यूरेट भी है। हम लोग तेजी से काम करेंगे ताकि मात्र आने वाले 6 महीने के अंदर अपने एग्जाम के लिए हम अपने आप को पूरा रेडी कर लें। और ये एफिशिएंट भी है। टॉपिक का सिलेक्शन रैंडम नहीं है, पिछले हुए एग्जाम्स और ट्रेंड्स को देख करके ही टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे हमें क्वेश्चन पक्का मिल जाएंगे। इसलिए जो आप मेहनत करने वाले हो, ये मेहनत आपको नंबर में कन्वर्ट होते हुए दिखाई भी देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये लो कॉस्ट कोर्स है, काफी अफोर्डेबल है। आप भी इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए घंटी के साथ। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।